हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी टॉपिक हमने यहाँ चैप्टर में पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे ही सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे चैप्टर में मेनली हम फोकस कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जो दो कंपोनेंट से बनते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के। ठीक है, चलिए फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए थे कि अलग अलग टाइप सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात की। ठीक है, चलिए तो और भी हम एग्जांपल देख रहे हैं, साथ साथ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फिर बात की हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में, यानी कि घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर कैसे कैसे करते हैं। फिर हमने देख लिया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम देखें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर सेम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की क्या होगी, सॉल्वेंट में क्या होगी, हेल्प करेगी सॉल्युबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी क्या है, पोलर है, तो वो दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये बात की थी। नेक्स्ट टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है। प्रेशर का तो देखो यहाँ पर कुछ खास इफेक्ट नहीं है सॉलिड इन लिक्विड में। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड के बारे में बात की। तो यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट है। जैसे यहाँ पर तो प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर ही प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। ठीक, और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। फिर हमने बात की थी हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर फेज का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं ये के एच। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट हम यहाँ पर लगाते हैं और यही कांस्टेंट क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर हो गया इसमें। चलो फिर इसके एप्लीकेशंस भी हमने देख लिए थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। जैसे अलग अलग गैसेस की अलग अलग के एच वैल्यू होती है। ठीक है, सेम टेम्परेचर पर। अब ये जो के एच वैल्यू है ये डिपेंड करती है गैस के नेचर पर। फिर अगर के एच वैल्यू जितनी ज्यादा है सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए फिर हमने एप्लीकेशन देख लिए थे हेनरीज लॉ के, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में या जो स्कूबा डाइविंग में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए। फिर वेपर प्रेशर की बात की थी, इवेपोरेशन को भी समझा था यहाँ पर कि इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर अगर हम किसी सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या है, उसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अगर हमने उसको बंद किया हुआ है पूरा कंटेनर को, इवेपोरेट होगा, उसके जो वेपर्स बनेंगे ऊपर टकराएंगे और कंडेंस होंगे। तो यहाँ पर जितने वेपर बनेंगे उतने वेपर्स का ही कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट क्या है, यहाँ पर सेम है। ये इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है इसके सरफेस पर इक्विलिब्रियम में, उसे ही क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर कहा जाएगा। ठीक, अब ये किस पर डिपेंड करता है वो हमने देख लिया, जैसे लिक्विड के नेचर पर ये डिपेंड करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या होगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। जो जल्दी अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो ज्यादा वेपर नहीं बनेंगे। तो HCl की इसके कंपैरिजन में ज्यादा वेपर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बने, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो वेपर ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छा, ये जो वेपर प्रेशर है ये डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम, शेप या साइज पर वेसल के, ठीक है, जिस भी वेसल में से रखा गया है, और ये एक बल्क फिनोमेना है। फिर हमने वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो दो हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, इसके भी दो केस हमने देखे कि एक आइडियल सॉल्यूशन बना था, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देख लेते हैं। तो यहाँ पर है राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ बोलता है द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, वेपर प्रेशर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेपर प्रेशर के उसके प्योर स्टेट में। ठीक है, अगर अलग अलग कंपोनेंट की हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम एक पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं तो भी उन दोनों का वेपर प्रेशर तीसरे के वेपर प्रेशर के बराबर होगा ना। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये कोई कंटेनर है ए और ये है बी, यहाँ पर कंपोनेंट ए है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पी नॉट ए, ये एक्सर्ट कर रहा है पी नॉट बी। ठीक है, इनको मान लो हमने मिला दिया, एक ही कंटेनर में कर लिया ए और बी को, ए का प्रेशर और बी का प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ लिया था, तो राउल्ट्स लॉ भी देख लिया था, मोल फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, राउल्ट्स लॉ के सॉल्यूशन देख लिया था वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, तो ये रहा सॉल्यूशन हमारे पास कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर के बराबर। पी ए का वेपर प्रेशर किसके बराबर है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू उसके मोल फ्रैक्शन, और पी नॉट पी बी का वेपर प्रेशर क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना। दो कंपोनेंट है, अगर बाइनरी मिक्सचर है तो दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट का टोटल अपॉन में कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि ए और बी, और बी का तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर ये देख लिया था हमने, आगे से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। फिर बात की थी हमने राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल, तो क्या होगा, देखो अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी, मान लो हमने एक बीकर लिया, उसमें अपना क्या डाल दिया, वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया, तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम मान लो पी नॉट है, प्योर वेपर प्रेशर है। अब उसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हमने अगर वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, तब तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉलेटाइल ही सॉल्यूट डाला है तो दोनों के वेपर प्रेशर बनेगा, तो टोटल वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन अगर हमने वॉलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, ऐसा सॉल्यूट जिसके वेपर नहीं बनते, तो क्या होगा, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर से टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा,
कम होगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया था। और जब ये कम होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर को कम होना, वेपर प्रेशर का कम होना। ठीक है, तो क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है। इसको हमने नाम दिया है RLVP। हमने क्या मतलब, जिसका नाम है RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हो गया था। फिर हमने बात की थी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो आपको याद हो गया है राउल्ट्स लॉ क्या था। तो राउल्ट्स लॉ हमें पता चल चुका है क्या है। अब अगर हम बात करें ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे आप हैं, तो दो तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे टीचर की बात को फॉलो करते हैं और जो टीचर होमवर्क देते हैं उनको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ बच्चे टीचर की बात को फॉलो नहीं करते। तो जो टीचर की बात को फॉलो करते हैं वो आइडियल स्टूडेंट, जो फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल। वैसे ही यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन, जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो बेंजीन और टॉलिन का सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का सॉल्यूशन क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक, चलो तो क्लियर है, यहाँ पर भी सेम बात ही लिखी हुई है। फिर बात की थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो जो टीचर को फॉलो नहीं करते, है ना, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते वो हो गए हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन जो है राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो कंपोनेंट ए और बी के बराबर नहीं, तो क्या होगा, कंपोनेंट ए और बी के बराबर नहीं है तो हो सकता है वो कंपोनेंट ए और बी से क्या हो, कम हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कम हो, और ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हो, है ना, दो केसेस बनते हैं। तो वही दो केस भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, किससे, ए और बी से ज्यादा है, तो आएगा पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वेपर प्रेशर कम है तो आएगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, जब हमने कहा कि वेपर प्रेशर और ज्यादा हो। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूट सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो इनके जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच का मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अगर वीक है, अगर वो फोर्सेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, तो वीक है तो ज्यादा वेपर बनाएंगे, ज्यादा वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। वही नेगेटिव डेविएशन भी इसके जस्ट होगा। चलिए, तो नेगेटिव डेविएशन की जैसे हमने बात की, पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या शो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा, कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर से जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो इजीली वेपर नहीं बना पाएंगे, इसलिए उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, फिनॉल और एनिलीन है, तो ये है शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनके ये जो एग्जाम्पल है ना, ज्यादातर इन्हीं से पूछे जाते हैं, वरना पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन तो कोई भी याद कर लेगा, है ना, कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है, वो स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं, क्या होते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन जो मेन है वो है यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल और एसीटोन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, CH2 और एसीटोन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, वहीं फिनॉल और एनिलीन शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, और इसका एक और एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, जो नेगेटिव डेविएशन ही शो करते हैं। तो आपको ये देख लेने हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए,
यानी कि देखो हमने ये भी पढ़ा था ना, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या शो कर रहा है, ये वाला शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, शो कर रहा है, ठीक है। कैसे शो कर रहा है, देखो यहाँ पर ए यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉरी सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो जब इनका एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उनकी जो बॉन्डिंग आएगी ए बी यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो बॉन्डिंग आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी वीक। अगर बॉन्डिंग आ रही है वीक, ठीक है, समझ में आया, बॉन्डिंग वीक, जब इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो इनकी बॉन्डिंग वीक आएगी, और जब इनकी बॉन्डिंग वीक है तो इनकी बॉन्डिंग क्या आएगी, स्ट्रांग, ठीक है। यानी कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो जो सॉल्यूशन है उसकी बॉन्डिंग, उसके जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है उसकी बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। वहीं अगर सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बॉन्डिंग अगर वीक है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की बॉन्डिंग इन सॉल्यूशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, ठीक है, ग्राफ भी देख लिया है दोनों का। चलो, फिर हमने बात की एज़ोट्रॉप्स की, तो जो जिसे हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड और वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो होता है सेम, ठीक। तो दो तरह के एज़ोट्रॉप्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। अब मिनिमम बॉइलिंग क्या है और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या है हमने पहले डिस्कस भी किया, ठीक है। तो अगर हम मिनिमम बॉइलिंग की बात, तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है, देखो ध्यान से देखना, देखो अगर हम दो चीजें कह रहे हैं, एक है मिनिमम बॉइलिंग, एक है मिनिमम बॉइलिंग और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग। अब हमें पता है मिनिमम बॉइलिंग में शो हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम बॉइलिंग शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, जहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और मैक्सिमम कौन शो करता है, जहां पर सॉरी नेगेटिव कौन शो करता है, जहां पर वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा कम, और जहां पर वेपर प्रेशर कम है यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा ज्यादा। ऐसे आप याद करने के लिए समझ सकते हैं। तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम है वो शो कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, और जहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो शो कर रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग शो कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, या आप ऐसे कर सकते हो कि देखो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वहां पर होता है वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो ये क्या शो करेंगे, मिनिमम होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कही जाएंगे, ठीक है। वहीं इसका जस्ट अपोजिट कर लो, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कह सकते हैं इनको, हम बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की थी, कंसंट्रेशन बहुत बेसिक जो हमने क्लास 11th में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए इसे एक बार। फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे, ठीक है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर बात कर रहे थे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, इसको हम लास्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा 2-3 चीजें हमें और पढ़नी, जैसे कि वेंटो फैक्टर है, आर रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम पढ़ ही लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर में हम ऑस्मोसिस भी पढ़ लेंगे, फिर आरओ हम अलग से पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, और कुछ अलग अलग सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर एल वी पी रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी, ठीक? तो आप देख सकते हैं कि आर एल वी पी में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो अगर प्योर वेपर प्रेशर की बात करें तो उसका वेपर प्रेशर काफी ज्यादा होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा।
लेकिन अगर हम इस प्योर सॉल्वेंट में, सॉरी इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, सॉरी इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, क्या है सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, ठीक है, इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो ये क्या कर देगा, इसके वेपर प्रेशर को कम कर देगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम इसे रिलेट करके पढ़ते हैं इसके साथ, ठीक है, किसके साथ, प्योर वेपर प्रेशर के साथ, तो हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखी हुई है, डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी हमने ये सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो तो ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, और ये वाला भी, ठीक है, ये और ये और ये, तो आप जो भी आप नोट करना चाहें आप इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर है, चलो इतना हो गया था। फिर हमने बात की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना, बढ़ जाना। बॉइल एलिवेट होने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्या होता है ऐसा? देखो एज़ोट्रॉप में भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत चीजें हमने ऐसी टाइप की पढ़ी थी। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है जो हमने पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं कि किसी प्योर सॉल्वेंट में, अगर हम नॉन वॉलेटाइल, सॉरी प्योर सॉल्वेंट कहें या अगर हम कहें कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो ये क्या करता है, वेपर प्रेशर को कम करता है। लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो वेपर प्रेशर को तो ये कम करता है। जैसे मान लो इसका वेपर प्रेशर है इतना, इसका है इससे कम, इसको अगर 1 atm तक पहुंचना है तो कम हीट करना पड़ेगा, इसको अगर 1 atm तक पहुंचना है तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही तो होगा। मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, एक है ए और एक है बी, हमने ऐसा क्यों बनाया, और ये फिनिशिंग लाइन, यहाँ पर जो सबसे पहले पहुंचेगा, यहाँ पर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। ठीक, तो ए को यहाँ से यहाँ जाना है और बी को यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक, मान लो बी को और पास से जाना है, मान लो बी को जाना है यहाँ से यहाँ, तो पहले यहाँ से यहाँ कौन पहुंचेगा, ए या बी? सोचिए इस बारे में, है ना, रेस कौन जीतेगा, ए जीतेगा या बी जीतेगा? तो ऑफ कोर्स बी ही जीतेगा, क्योंकि बी बहुत ज्यादा पास में, ए जब तक यहाँ पर पहुंचेगा बी तब तक यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो सेम यहाँ इसके केस में भी है। ठीक है, इसका अगर हम कहें एक का वेपर प्रेशर है 0.7 और एक का वेपर प्रेशर है 0.2, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm, 1 atm तक कौन जल्दी पहुंचेगा, ये तो जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि इसको ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पास में है ना। 0.7 का मतलब है कि ये लगभग काफी पास में है, यहाँ से यहाँ जाना है तो 2 को यहाँ से यहाँ जाना है 1 atm तक पहुंचना है, तो 0.7 तो आसानी से चला जाएगा, यानी कि इसको बस केवल इतनी ही हीट देनी है यहाँ तक जाने के लिए, नहीं बॉईल करना है। लेकिन इसको जो है काफी ज्यादा बॉईल करना है, यानी कि वेपर प्रेशर अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इतना समझ में आया? तो वही हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हमने डाला तो हमने क्या देखा, अगर हम इसके इसके बॉइलिंग पॉइंट को कह रहे हैं टीबी और यहाँ पर कह रहे हैं टीबी नॉट, तो हमने क्या देखा, ये जो टीबी है ये टीबी नॉट से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? बाकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो हमें पता है, तो इतना समझना नहीं है। तो ग्राफ से भी हमने देखा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट टी नॉट बी यहाँ पर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है इतना। अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो ये है यहाँ पर टीबी, तो इससे तो काफी ज्यादा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इतना डिस्टेंस बिल्कुल है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, बिल्कुल कह सकते हैं। और जो डेल्टा टीबी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो होते हैं मोलालिटी। तो बहुत इजीली हमें पता ही है, मोलालिटी के बारे में फॉर्मूला लिख लेते हैं मोलालिटी का यहाँ पर।
अच्छा लिखना क्या है, आप लिख ही लेंगे। मोलालिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ये फॉर्मूला इसलिए लिखा जा रहा है यहाँ पर क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है। अभी जब हम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूज होगा, ठीक है, केवल इसीलिए। चलो तो ये बात हो गई यहाँ पर, क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ठीक है, कब बढ़ेगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं। वेपर प्रेशर तो कम होता था, जब वेपर प्रेशर के केस में पढ़ा तब तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के केस में देखें तो ये एलिवेट होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, तो ये था फॉर्मूला। अच्छा, के बी इंटू मोलालिटी। के बी क्या है यहाँ पर, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, चलिए तो इसे आप देख लीजिए एक बार, फिर कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन तो हमने ये वाला कर लिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, अच्छा लास्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपने कर ही लिया होगा इसको। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे, तो फाइंड करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 0.0667। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू टी बी इंटू मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी अगर फाइंड करेंगे तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिए हैं 67, सॉल्वेंट है 0.096, ये आ गया, मोलालिटी आ गई 0.694। अच्छा, मोलालिटी को केबी के साथ रख देंगे। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी है 0.512 इंटू मोलालिटी आ गई 0.694। सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा टी बी आ जाएगा 0.355 के। ये तो आ गया यहाँ। अच्छा ये तो हमने निकाला था अलग से मोलर मान। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो के में है ना ये, बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं, द एलिवेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, चलो। अच्छा कहाँ पर थे हम, कितना आ गया था ये, डेल्टा टी भी आ गया था 0.355 के। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। के में है ना 100 प्लस कर लेंगे 0.355, ये आ जाएगा 0.36 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये पॉइंट अलग है, ये आ रहा था 0.0667 और मोलालिटी भी हमने फाइंड कर ली थी। मोलालिटी आ रही थी 0.694 मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी लिख सकते हैं यहाँ पर, मोल पर। अगर आपने नोट नहीं किया था तो आप नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, अभी तक हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। इसके बाद हमें दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और पढ़नी है, एक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एक हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, और प्रिवेंट ऑफ फैक्टर ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसी को ही कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।